Namaskar. Welcome back to SSC Era. In continuation of Class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Today, I'll explain how hunger and hardships became the symbol of nationalist sentiments. The period of 1830s in Europe was the period of sufferings. It was the period of great economic depression, great economic hardships. The population was growing, and from rural areas, people moved to urban areas, to industrial sectors in search of jobs. बट जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. तो अल्टीमेटली दे हैड टू लिव इन ट्रबलसम कंडीशंस इन द स्लम्स और उनको रोज की अपनी जीवन के लिए भी पर्याप्त अर्निंग्स नहीं हो पा रही थी. ऐसे में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, इंग्लैंड विच वॉज द पायनियर सिटी to be industrialized in Europe, वो मशीनों पे तैयार माल दूसरे इलाकों में भेज रहा था, जहां से जो हाथ से बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स थे उनके साथ कंपटीशन होने लगा. नेचुरली मशीन मेड गुड्स वर फाइन एंड ऑफ लो कॉस्ट. तो ये प्रॉब्लम्स भी आने लगी. जो आर्टिसंस, जो बुनकर, वीवर्स और जो कपड़ा बनाने वाले लोग थे, वो अभी हाथ से जो काम कर रहे थे, अब उनका सामान बिकना कम हो गया था. मुश्किलें तब और बढ़ जाती थी जब मौसम खराब हो, फसलों को नुकसान हो, फूड शॉर्टेजेस. और इतने क्रूशियल टाइम पे भी एरिस्टोक्रेसी अपने सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी. लग्जरियस लाइफ, कोई टैक्स की चिंता नहीं. लेकिन जो किसान थे उनका जीवन स्ट्रगल से भरा था. तो अल्टीमेट क्या हुआ, किसानों ने और वीवर्स ने आंदोलन शुरू कर दिए. वीवर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स पे अटैक करने शुरू कर दिए, उनको मारना, उनका सामान लूटना, उनके जो भी हाउसेस एक्सेट्रा होते थे उन सब में आग लगाना. इस तरह की अपराइजिंग्स होते होते जब फूड शॉर्टेजेस से भी परेशान हो गए, भूख से परेशान होकर जनता जब पेरिस की सड़कों पर उतर आई, तो जो वहां पे आपने पिछले वीडियो में देखा था, लुई फिलिप को एस्टैब्लिश किया था एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, वो डर के पेरिस छोड़कर भाग गए. एंड देन इट वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशनल असेंबली. उन्होंने पेरिस में रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया. अभी तक मोनार्की होता है जो हेरिडिटरी रूल था, अब वहां रिपब्लिक उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया लुई फिलिप के जाते ही, जहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी इलेक्टेड पर्सन होगा. दे ऑल्सो ग्रांटेड द वोटिंग राइट टू ऑल एडल्ट मेल. उस समय वोटिंग राइट 21 ईयर्स का था, तो हर एक 21 ईयर्स एंड अबव के मेल मेंबर को वोटिंग राइट मिल गया था. ऑफ कोर्स फीमेल वर स्टिल नॉट इन द पिक्चर. वो तो जब नेशनल असेंबली भी होती है या फ्रैंकफर्ट में आप देखेंगे अगले सेक्शन में जब मीटिंग भी होती है, तो उनको सिर्फ दर्शक दीर्घा में, सिर्फ व्यूअर्स बालकनी में खड़े रह के देखने की इजाजत थी. दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबली मीटिंग्स और द असेंबली प्रोसीडिंग्स. एनीवेज, तो जब ये जो हम देख रहे हैं कि फ्रांस में जैसे ही नेशनल असेंबली ने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, सबको वोटिंग राइट्स दिए और साथ ही साथ राइट गारंटीड, दे आल्सो गिव द गारंटीड राइट टू वर्क. इन सब का असर दूसरे एरियाज के लिबरल्स पर भी बढ़ने लगा. 1848 के समय की ये बात जब हम करेंगे, तो जर्मनी, इटली वगैरह जैसे जगहों पर भी फ्रांस में जो हैपनिंग्स हो रही थी, जैसे उन्होंने सबको वोटिंग राइट्स दिए थे टू ऑल मेल मेंबर्स एंड रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया था, तो अब वहां के मिडिल क्लासेस भी, वहां के लिबरल्स भी चाहते थे कि वो भी अपने यहाँ पर मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक एस्टैब्लिश करें. और ऐसे ही एक
अपराइजिंग हुई जर्मनी में। जर्मन के अलग अलग जगहों से, एरिया से जो नेशनलिस्ट पीपल थे, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो सब फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। वहां उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे आर गोइंग टू इलेक्ट देयर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और उन्होंने प्रपोज किया कि ऑल नेशनल जनरल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी मोनार्क को, वो कॉन्स्टिट्यूशन मानना होगा। मींस दे आल्सो वांटेड कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो। और उन्होंने जो फ्रेडरिक विलियम है, प्रूशिया के रूलर, उनको ये प्रपोजल दिया। बट फ्रेडरिक विलियम और दूसरे मोनार्क्स की तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रिशिएट नहीं करते थे, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने भी। और नेशनल असेंबली जो सेंट पॉल चर्च में हो रही थी, वहां पर अपने ट्रूप्स को भेजकर असेंबली को डिसबैंड करा दिया। इस तरह से जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज एमर्ज हो रहे थे, उनको सप्रेस करा दिया कंजर्वेटिव्स ने। लेकिन ये हंगर हार्डशिप भी एक सिंबल बना रेवोल्यूशन का, और ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज के थ्रू अब तक मोनार्क्स को ये समझ में आ गया था, कंजर्वेटिव्स को ये समझ में आ गया था that it is the time now that they have to grant certain privileges to the nationalists. अगर लिबरल नेशनलिस्ट की बात अब भी नहीं मानी, तो आने वाले समय में उनको और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। So they granted, although the liberal nationalist movement was suppressed by the conservatives, but they granted certain privileges. जैसे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को कुछ हद तक वो एक्सेप्ट करने लगे थे, और उन्होंने जो है सर्फडम को खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, बॉन्डेड लेबर को खत्म कर दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसा एक असर होता है रेवोल्यूशन में। भले ही देर से हो, भले ही थोड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज अगर एकजुट होकर उठाई जाए तो उसका असर होता है। आज के लिए इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो you will see how Germany, Italy and Great Britain were unified, and the vision of nationality, एक personify हम जैसे कहते हैं allegories, और उसी के साथ साथ हम nationalism और imperialism को भी डिस्कस करेंगे। Till then, you can share your feedback in the comment box. Thank you.